तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी इस क्लास के पहले ना हम लोग देख रहे थे चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग किस तरीके से चंद्रमा पर हुआ, और कहीं ना कहीं आप लोग भी देख रहे थे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जाकर के लैंड हो चुका है। बचपन में हम लोग बोलते थे ना कि चंदा मामा दूर के, बचपन में हम लोग बोलते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब प्यारे बच्चों चंदा मामा दूर के नहीं रहे, अब चंदा मामा भारत के। समझ गए। तो बहुत अच्छा ये लाइन है, इसरो के वैज्ञानिक के मुंह से ही हमने सुना ये लाइन कि पहले हम लोग बोलते थे चंदा मामा दूर के, लेकिन अब प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कहना है, अब कहना है चंदा मामा भारत के। तो हम अपने भाई, सबसे पहले तो जितने भी सारे इसरो के वैज्ञानिक हैं उन सब लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं कि चंद्रयान 2 हमारा क्रैश कर गया था। चंद्रयान 2 मतलब सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 जो है ये एकदम प्यारे बच्चों सफल तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग हो चुका है। अच्छा, अभी तक आप लोग बहुत सारे बच्चे ना सुन रहे होंगे सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग। एक्चुअल में ये सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या है, क्या आप लोग को पता है? ये सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या है? क्या किसी बच्चे बता सकते हैं? कोई बच्चे हमें बता सकते हैं कि इसका जो सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया है, तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या होता है? क्या आप लोग को पता है? फटाफट से बताइए, कितने बच्चे को पता है सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या होता है? हाँ, जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए सॉफ्ट लैंडिंग मतलब क्या होता है। अब आप कहेंगे कि सर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है कि सॉफ्ट मतलब मुलायम, लैंडिंग मतलब उतरना, मतलब धीरे धीरे उतरना। प्यारे बच्चों, कुछ ना कुछ तो आपका भी सही है, लेकिन देखिए ना, थोड़ा सा हम आपको 5-10 मिनट का समय लेंगे और थोड़ा सा हम आपको ना चंद्रयान 3 के बारे में बताते हैं। देखिए, हुआ था कुछ ऐसा कि पिछली बार जब हम लोग चंद्रमा पर गए थे ना, पिछली बार जब यहां से चंद्रयान 2 चंद्रमा पर गया था, जैसे ये मान लिया जाए कि चंद्रमा है, समझ गए? ये प्यारे बच्चों क्या है? मून है। समझ गए ना, ये क्या है? मून है। अब यहां पर क्या है कि इसके ध्रुव के चारों ओर ना इस तरीके से चक्कर काटता रहता है। समझ गए? इस तरीके से ना ये प्यारे बच्चों चक्कर काटता रहता है। समझ गए? इस तरीके से क्या करता है जी, इसके चक्कर काटता रहता है, इसके ऑर्बिट के। समझ गए ना? पिछली बार जब चंद्रयान 2 जब पृथ्वी से चंद्रमा पर गया था ना, तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा था। समझ गए? इतना ज्यादा स्पीड था ना कि जब चंद्रमा पर लैंड होने वाला था, उतरने वाला था, तो यहाँ के इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल करते हैं। समझ गए ना? यहां से ब्रेक लगाए तो इतना तेजी के साथ ब्रेक लगा ना, जैसे आप लोग इस तरीके से समझिए कि अगर हम तेजी के साथ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एकदम अपाची पर बैठ करके तेजी के साथ चल रहे हैं, और एकाएक अगर हम ब्रेक मारते हैं तो आगे की तरफ फेंका जाते हैं ना, उसी तरीके से हुआ था कि बहुत तेजी के साथ गया था और एकाएक ब्रेक लगा तो वो क्रैश कर गया था, उलट गया था। समझ गए? मतलब चक्का ऊपरे और बाकी सब नीचे। तो इस तरीके का कुछ हुआ था, लेकिन इस बार ना एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया है। आप पिछले बार अंदाजा लगाइएगा, 2-3 दिन में ना चंद्रयान 2 पहुंच गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को लगभग जाने में 40 दिन का समय लगा है। समझ गए? 40-42 दिन का समय लगा है, और इतना धीरे 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 करके गया, और वहां पर एकदम सॉफ्ट तरीके से एकदम धीरे 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 करके ब्रेक लगा और एकदम आराम से वहां पर उतरा। आपको बता दें कि जो चंद्रमा का सतह है ना, उस चंद्रमा के सतह पर 90 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। बहुत जगह पर ऐसा गड्ढा है जो कि 90 किलोमीटर उसका गहराई है। सोचिए, यहाँ के वैज्ञानिकों को यह भी चुनौती था कि गड्ढा में न गिर जाए, तो इसलिए एकदम अच्छा जगह पर। और दूसरी बात, दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है चंद्रयान 3 को। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी, दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है चंद्रयान 3 को। समझ गए? दक्षिणी ध्रुव जहां का टेम्परेचर प्यारे बच्चों 350 डिग्री सेल्सियस, -350 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए ना? वहां का जो टेम्परेचर है ना, वो कितना होता है? -350 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत बड़ा चुनौती है। और मुख्य रूप से ये जो चंद्रयान 3 गया है, ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रयान 3 गया है ना, मुख्य रूप से पानी का खोज करेगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, किस चीज का खोज करेगा? तो ये मुख्य रूप से पानी का खोज करेगा। समझ गए ना? कि आखिर चंद्रमा पर जीवन संभव है कि नहीं है, तो ये मुख्य रूप से वहां गया है, पानी का खोज करेगा। और अगर जीवन संभव है तो फिर हम लोग चल चलेंगे ऊपर में ही, क्या आराम से भाई वहीं पर रहा जाएगा, वहीं पर टारगेट बोर्ड अपना चलेगा। क्या कहते हैं? तो इस अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि चंद्रमा पर कितने घंटे का दिन और रात, जैसे पृथ्वी का एक दिन और चंद्रमा का एक दिन में कितना का फर्क होता है? किसी बच्चे बता, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या? पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार, सारे बच्चे क्लास को, प्यारे बच्चों क्या कर दीजिए, एक बार जबरदस्त तरीके से आप शेयर कर दीजिए।
जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों, एक बार शानदार तरीके से शेयर करिए। आज प्यारे बच्चों चंद्रयान 3 के नाम पर एक शेयर तो आपका बनता है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा भी प्यार है, तो आज प्यारे बच्चों एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। तो चंद्रयान 3 के नाम पर एक लाइक और एक शेयर हो जाए, ठीक है। चंद्रयान 3 के नाम पर एक लाइक और एक शेयर हो जाए, जल्दी से सारे बच्चे ना फटाफट से शेयर कर दीजिए। और हाँ, अब प्यारे बच्चों आपको बताते हैं कि चंद्रमा पर जो एक दिन होता है ना, वो 14 दिन। देखिए, हमारा एक दिन और चंद्रमा का एक दिन 14 दिन के बराबर होता है, समझ गए। हम लोग का एक दिन 14 घंटे के बराबर होता है ना, तो चंद्रमा का एक दिन हम लोगों के 14 दिन के बराबर हो जाता है, समझ गए। मतलब हम लोगों का 14 दिन निकल जाएगा ना, तो वहां पर एक दिन ही होगा। सोचिए, हम लोगों का 14 दिन निकल जाएगा तो चंद्रमा पर कितना दिन होगा? एक दिन होगा। इस तरीके का कुछ वहां मतलब कि वातावरण है। और दूसरी बात, जानते हैं आज के दिन ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को क्यों उतारा गया है? पता है आज के दिन ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को क्यों उतारा गया है? क्योंकि प्यारे बच्चों आज के दिन वहां पर सुबह हो जाएगा, समझ गए ना। चंद्रमा पर आज के दिन सुबह हो जाएगा, और सुबह हो जाएगा ना तो समझिए कि हम लोगों के 14 दिन के बराबर वहां जाकर के ये रिसर्च करता रहेगा एकदम दिन के उजाले में। क्योंकि इसमें ना ढेर सारा ये लगा हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, सौर पैनल लगा हुआ है। सूर्य का जो सौर ऊर्जा से चार्ज होता है ना, वो लगा हुआ है, और उसी से ये चार्ज होगा और उसी से वहां पर क्या करेगा? रिसर्च करेगा, समझ गए। तो 14 दिन के बराबर लगभग वहां का होता है, समझ गए ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज वहां लैंड किया है, आज वहां सूर्योदय हुआ है, सूर्य उगेगा और आराम से ये चार्ज होगा, और ये चार्ज होगा तो वहां पानी के खोज में क्या करेगा? अपना लग जाएगा, समझ गए। तो हम लोगों के देश के लिए ना बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है कि चंद्रमा पर अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। आपको पता होगा रूस का लूना भी जा रहा था जी। जब जिस समय चंद्रयान 3 यहां से लॉन्च हुआ ना, तो रूस वाला सोचा कि हम भी निकाल देते हैं और तुरंत पहुंच जाएंगे, भारत से आगे पहुंच जाएंगे और भारत से आगे सब कुछ खोज कर लेंगे। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो क्या कर गया? वो क्रैश कर गया, बीच रास्ते में ही रह गया, खत्म, समझ गया ना। चंद्रमा के ऑर्बिट से टकराया, चंद्रमा के ऑर्बिट से टकराया और वो क्रैश कर गया। लेकिन कहा जाता है ना कि गलती से ही सीख मिलती है। ये देखिए इस बार साबित हो गया। कहा जाता है कि गलती से ही सीख मिलती है। अगर इंसान एक बार गलती करे ना तो उससे कुछ सीखता है, और सीखने के बाद वो गलती को नहीं दोहराता है। पिछली बार हमारा स्पीड जो था ना बहुत ज्यादा था चंद्रयान 3 का, और इसलिए इस बार एकदम धीरे 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 करके चंद्रमा पर जाया गया, और लगभग 40 से 42 दिन में वो वहां पहुंचा गया, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। और एकदम बेहतरीन तरीके से चंद्रमा के सतह पर उतर गया है चंद्रयान 3। यानी हम कह सकते हैं कि भारत अब चंद्रमा के सतह पर उतर गया है और वहां पर रिसर्च स्टार्ट कर दिया है। तो एक बार प्यारे बच्चों भारत माता के लिए जय घोष हो जाए, भारत माता की जय, समझ गए ना। तो बहुत गर्व की बात है ये, समझ गए ना, बहुत गर्व की बात है ये प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, समझ गए ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हमारे पृथ्वी का जनसंख्या भाई इतना बढ़ते जा रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा ग्रह का खोज करना पड़ेगा, और इसलिए ग्रह नहीं तो कम से कम उपग्रह सही, और हम लोग पहुंच गए हैं कहां? उपग्रह पर। चंद्रमा क्या है जी? पृथ्वी का एक उपग्रह है, समझ गए ना। चलिए प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए आज के लिए। और कितने बच्चे लाइक और शेयर किए हैं एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा। कितने बच्चे लाइक और शेयर किए हैं जल्दी जल्दी से बता दो मेरे भाई। कितने बच्चे आज हैं जो लाइक और शेयर किए हैं? अरे वाह, जबरदस्त प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से आज क्लास को शेयर करिए। अरे भाई देखिए 1700-1800 बच्चे जुड़ गए हैं और लाइक 900। भाई चंद्रयान 3 के नाम पर भी कम से कम आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये तो बुरी बात है, समझ गए ना। ये आज हमारे लिए प्यारे बच्चों, हमारे लिए आज ना गर्व का विषय है कि भारत चांद पे पहुंच जा चुका है। बचपन में हम लोग को मम्मी क्या करते थे? चंदा मामा दूर के, पुआ पकौलन गुड़ के, इस प्रकार के ना करके एक गाना सुनाते थे, और वो गाना सुना सुना करके हम लोग को खिलाते थे। तो आज चंदा मामा दूर के हैं ही नहीं, चंदा मामा नजदीक के, चंदा मामा भारत के, चंदा मामा अपने घर के, समझ गए ना। तो एकदम बिल्कुल प्यारे बच्चों खुशी का बात है हमारे लिए। चलिए 5 मिनट का समय लेकर के इसके बारे में बातचीत करना भी जरूरी था, क्योंकि आज खुशी का दिन था, सचमुच में आज खुशी का दिन था। और आज टॉपिक भी प्यारे बच्चों हम वैसा ही लेकर के आए हैं जो कि पढ़ करके आपको मजा आ जाएगा। आज टॉपिक भी हमारा वैसा ही है। कहिएगा सर क्या टॉपिक लेकर के आए हैं? सर टॉपिक आज हमारा है प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, ये हमारा टॉपिक है। अरे भाई ये हमारा टॉपिक है, देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है ये, समझ गए ना। अब कहेंगे कि सर ये क्या है? मूंछों पर ताव देती है सायदा। यानी कि प्यारे बच्चों कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना जिसके मूंछ आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं, समझ गए। कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनके मूंछ आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं। ये कैसे होता है
बताइए ये कैसे होता है, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, शानदार मजा आ जाएगा भाई, समझ गए ना, शानदार तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से मजा आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर करते हैं और चलिए दबा करके आज क्लास लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, पिछली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे, पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हम आपको क्या पढ़ाए थे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ाए थे ना। पिछली क्लास में हम आपको मस्तिष्क के बारे में पढ़ाए थे ना, यस सर। अगर मस्तिष्क के बारे में पढ़ाए थे तो मेरे भाई बता दीजिए जल्दी से कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, वजन जल्दी से बताइए, मस्तिष्क का वजन कितना होता है मेरे भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट का जवाब दीजिए, फटाफट से सारे बच्चे जवाब दीजिए। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, आप कहेंगे सर मस्तिष्क का वजन होता है सर 1400 ग्राम। हम कहेंगे प्यारे बच्चों मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से बताइए कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से बताइए कितने भागों में बांटा गया है, फटाफट से बता दीजिए कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। आप कहेंगे कि सर 3 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल 3 भागों में बांटा गया है ना। अच्छा ये बता दीजिए हमारे शरीर को संतुलन कौन सा मस्तिष्क करता है, हमारे शरीर को संतुलन, हमारे शरीर को संतुलन कौन सा मस्तिष्क करता है, कौन सा मस्तिष्क करता है, जल्दी से बताइए हमारे शरीर को संतुलन कौन सा मस्तिष्क करता है, फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी जल्दी जल्दी से बताइए हमारे शरीर को संतुलन कौन सा मस्तिष्क करता है, आप कहेंगे कि सर पश्च मस्तिष्क करता है, कौन सा, पश्च मस्तिष्क करता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों पिछले क्लास में हम आपको मस्तिष्क के बारे में ढेर सारे चीज बता दिए थे, ठीक है ना। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों बारी है किस चीज का भाई, अच्छा पिछले क्लास में हम आपको प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में भी बताए थे, याद है कि भूल गए। पिछले क्लास में हम आपको प्रतिवर्ती चाप के बारे में बताए थे और प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताए थे। तो प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम आपको यह बताने वाले हैं कि प्रतिवर्ती चाप एवं क्रिया में भाग लेने वाले अंग, प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। देखिए प्रतिवर्ती चाप कहने का मतलब हम पिछले क्लास में क्या बताए थे, ये प्यारे बच्चों मेन बॉस है, समझ गए ना, ये क्या है जी, बॉस है जिसका नाम क्या है, मस्तिष्क, जिसका नाम क्या है, मस्तिष्क। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्यारे बच्चों मेन बॉस, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा ये क्या है, मेन बॉस है, समझ गए, एकदम हेडक्वार्टर है। अच्छा अब इसके ना ढेर सारे आदमी होते हैं, जैसे आप देखते होंगे जो मेन बॉस होता है ना उसका बहुत सारा लिंकअप होता है, जो मेन बॉस होता है उसका बहुत सारा लिंक होता है। जैसे आप ये समझ लीजिए ना कि एक पीएम है जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, पीएम के नीचे कौन है जी, पीएम के नीचे सीएम होता है, सीएम के नीचे विधायक होता है, समझ गए ना, विधायक होता है, विधायक के नीचे सांसद होता है ना, ओ सॉरी ऊपर में सांसद होगा, ऊपर में सांसद हो जाएगा, और उसके नीचे विधायक होता है, और विधायक के कौन होता है भाई, कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता बहुत सारे होते हैं, समझ गए, कार्यकर्ता का संख्या बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो आप ये समझें ये कार्यकर्ता का काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है, समझ गए ना, कार्यकर्ता का काम कौन करता है, न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन जो है ना वो सब जगह पर फैला हुआ है, जैसे बीजेपी या फिर किसी भी दल का आदमी जो है ना वो सब जगह पर फैला हुआ रहता है और वहां से वो क्या करता है, वोट जुटाता है। उसी प्रकार से न्यूरॉन क्या है, शरीर के सभी अंगों में फैला हुआ है, समझ गए, शरीर के सभी अंगों में यह फैला हुआ है और वहां से क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है, और संवेदना को ग्रहण करने के बाद कहां तक लेकर के जाता है, संवेदना को ग्रहण करने के बाद कहां तक लेकर के जाता है, मस्तिष्क तक लेकर के जाता है। अब मस्तिष्क तक जो संवेदना गया, जो इंफॉर्मेशन गया, संवेदना को आप इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, मस्तिष्क के पास जो इंफॉर्मेशन गया वो इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों वहां जाकर के विश्लेषण होता है, समझ गए ना। जैसे कार्यकर्ता कोई शिकायत किया, कार्यकर्ता शिकायत किया किसके पास, विधायक के पास, विधायक कहेगा सांसद के पास, सांसद कहेगा सीएम को, और सीएम कहेगा पीएम को। अब पीएम क्या करेगा, उस चीज पर रिसर्च करेगा, समझ गए ना, भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, और वो रिसर्च करने के बाद क्या करेगा, इसके पास बात पहुंचाएगा, फिर ये इसके पास बात पहुंचाएगा, ये इसके पास बात पहुंचाएगा, और पुनः ये इसके पास आ जाएगा। यानी कि 2 तरीके के मार्ग होते हैं, समझ गए ना, मार्ग 2 तरीके के। एक मार्ग होता है जहां से सूचना कहां जाता है जी, जहां से सूचना जाता है मस्तिष्क में, समझ गए। एक मार्ग होता है जहां से सूचना कहां जाता है, हेडक्वार्टर में, जहां से सूचना कहां जाता है, मस्तिष्क में जाता है। और एक प्यारे बच्चों मार्ग होता है जहां से सूचना कहां आता है, वापस आता है प्रत्येक अंग के बीच में, समझ गए ना।
तो आज हम लोग मुख्य रूप से इसी चीज को समझने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिएगा ना तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा भी लापरवाही करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ गए ना, एकदम प्यारे बच्चों लाजवाब टॉपिक है, इसलिए आज का आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, हम आपको क्या बता रहे थे, ग्राही या रिसेप्टर। ग्राही या रिसेप्टर क्या होता है? ग्राही या रिसेप्टर के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ये प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको बताए थे ना कि न्यूरॉन हमारे शरीर के सभी हिस्सों में है, इधर 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 इधर, पैर में, हाथ में, नाक में, मुंह में, कान में, सब जगह पर क्या है जी? सब जगह पर क्या है? ग्राही। ग्राही मतलब समझते हैं, ग्रहण करने वाला। ग्राही मतलब क्या होता है? ग्रहण करने वाला, जो इंफॉर्मेशन को ग्रहण करे। जैसे मान लिया जाए कि हम यहां पर एक सुई चुभा दिए, समझ गए ना, हम अपने हाथ में क्या किए? एक सुई चुभा दिए। तो सुई चुभा दिए तो यहां पर कोई इंफॉर्मेशन लेने वाला होगा ना, इंफॉर्मेशन कोई जमा करने वाला होगा। बताइए, यहां पर कोई इंफॉर्मेशन को जमा करने वाला होगा कि भाई यहां पर सुई चुभ गया है, अब यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के दौड़ेगा। समझ गए? अब जैसे ही यहां पर कुछ हुआ, यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के दौड़ेगा। तो यहां पर जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिया, ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिया, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कहते होंगे चश्मदीद गवाह, मतलब एकदम अपनी आंखों से देखा। जैसे होता है ना, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को गोली मार दिया, तो कहता है ना एकदम हम चश्मदीद गवाह हैं भाई, एकदम हम अपनी आंखों से देखे हैं। तो जो एकदम वहां पर स्पॉट पर रहे, उसी को कहते हैं क्या? चश्मदीद। और बायोलॉजी की भाषा में उसको कहते हैं ग्राही। बायोलॉजी की भाषा में ग्राही मतलब जहां पर एक्टिविटी हुआ एकदम वहां पर मौजूद था, जहां पर एक्टिविटी हुआ वहां पर एकदम क्या था? मौजूद था। तो ध्यान रखिएगा, ग्राही या रिसेप्टर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ग्राही या रिसेप्टर क्या है प्यारे बच्चों? जहां से संवेदना को पकड़ा गया, जहां से किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन को लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, संवेदनाओं को पकड़ने वाले न्यूरॉन को क्या कहा जाता है? ग्राही या रिसेप्टर कहा जाता है। जैसे देखिएगा ध्यान से, यहां पर मस्तिष्क है, और यहां पर प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि हमारे शरीर का कोई अंग है, और यहां से क्या किया गया जी? यहां से इस तरीके से ये न्यूरॉन हम बना लेते हैं। समझ गए ना, ये प्यारे बच्चों न्यूरॉन हम बना लेते हैं। ये देखिए न्यूरॉन बन गया, और ये क्या किया? संवेदना को ग्रहण किया। ये क्या है? ग्राही अंग है। समझ गए ना, ये इसको हम ग्राही कहते हैं। समझ गए? ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्राही हो जाएगा। ग्राही कहने का मतलब क्या हुआ? ये संवेदना को क्या किया? ग्रहण किया। समझ गए ना, ये ग्राही मान लिया जाए कि हमारे शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है, क्योंकि ग्राही तो सब जगह है। तो ये क्या किया? संवेदना को ग्रहण करने का काम किया। अब देखिएगा ध्यान से, हम आपको क्या बता रहे थे ग्राही या रिसेप्टर के बारे में ना, तो ग्राही या रिसेप्टर क्या हुआ? संवेदनाओं को पकड़ने वाले न्यूरॉन को ही क्या कहा जाता है? ग्राही या रिसेप्टर कहा जाता है। यह त्वचा, मांसपेशी और अन्य अंगों पे पाया जाता है, मतलब हमारे शरीर के सभी अंगों में यह ग्राही पाया जाता है। समझ गए? तो ग्राही का काम क्या हुआ? ग्राही का काम क्या हुआ? संवेदना को ग्रहण कर लेना। अब यह ग्राही अपना काम कर दिया जी, ग्राही अपना काम कर दिया। अब इसका काम क्या होता है? मुख्य रूप से संवेदना को ग्रहण करना। अब प्यारे बच्चों, ये क्या करेगा कि संवेदना मार्ग से होते हुए आएगा। अच्छा ये बताइए, ये ग्राही अंग सूचना को तो ले लिया, सूचना को प्राप्त कर लिया, ये क्या कर लिया? सूचना प्राप्त किया। जरा देखिएगा ध्यान से, एक एक चीज हम आपको बड़ा प्यार से समझा रहे हैं। ये क्या किया? सूचना प्राप्त किया। समझ गए ना, ये क्या किया? सूचना प्राप्त किया। यानी कि ये जो ग्राही अंग था, ये क्या कर लिया? सूचना को प्राप्त कर लिया। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई सूचना मिला, उसको प्राप्त किया। अब ये किसी न किसी रास्ते से होकर के ही तो आएगा। जैसे मान लिया जाए कि इसका ये रास्ता है, समझ गए, इसका ये रास्ता है, तो ये प्यारे बच्चों इस ग्राही अंग का क्या है जी? रास्ता है। तो ये जो रास्ता है ना, जिस अंग के, जिस रास्ते से होकर के ये ग्राही जो है वो कहां तक पहुंचा? मस्तिष्क तक पहुंचा। तो इस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? जिस रास्ते से होकर के ये संवेदना कहां पहुंचेगा? मस्तिष्क तक पहुंचेगा। उस रास्ते को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? उस रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, संवेदना मार्ग कहते हैं। तो इस रास्ते का नाम क्या पड़ेगा? इस रास्ते का नाम पड़ेगा संवेदना मार्ग। क्या पड़ेगा? संवेदना मार्ग। समझ गए? संवेदना मार्ग पड़ेगा। समझ गए ना? यहां पर प्यारे बच्चों मान लिया जाए कि किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी हुआ होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर क्या काट लिया है? कोई सुई चुभ गया है, हम सीधे सीधे लिख देते हैं, सुई चुभ गया है तो दर्द दिया। समझ गए ना, सुई चुभ गया है। समझ गए, सुई चुभ गया है। समझ गए? ये अंग मान लिया जाए कि हमारा यहां पर था, ये ग्राही अंग हमारा यहां पर है, और यहां पर हमारा सुई चुभ गया है, और अब इस रास्ते से होकर के संवेदना कहां गया है? मस्तिष्क में। इस रास्ते से होकर के संवेदना कहां गया है? मस्तिष्क में। तो ये रास्ता को हम लोग क्या कहेंगे? रास्ता को कहेंगे संवेदना मार्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम ईमानदारी के साथ बताइएगा, एकदम प्यारे बच्चों ईमानदारी के साथ बताइएगा, समझ में आ रहा है हाँ या ना? एकदम ईमानदारी के साथ बताइए, समझ में आ रहा है हाँ या ना? जल्दी से बताइए,
आ रहा है ना? यस सर। अब देखिएगा जरा ध्यान से, संवेदना मार्ग समझ गए ना? अच्छा, अब प्यारे बच्चों देखिएगा, तंत्रिका केंद्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के सम्मिलित भाग को क्या कहा जाता है? तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि ये जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क के साथ ही जुड़ा होता है मेरुरज्जु, क्या? मेरुरज्जु, और इसको प्यारे बच्चों तंत्रिका केंद्र कहा जाता है। तो इसी के साथ मस्तिष्क के साथ ही क्या जुड़ा रहता है? मेरुरज्जु जुड़ा रहता है, जो रीढ़ का हड्डी है ना, वो यहां पर आकर के जुड़ा रहता है। अब देखिएगा ध्यान से, तंत्रिका केंद्र हो गया। यह तंत्रिका केंद्र का काम क्या होता है कि संवेदना मार्ग से आए सूचनाओं को प्राप्त करना और उचित दिशा निर्देश देना। यहां पर क्या रहेगा जी? तंत्रिका केंद्र रहेगा। जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर पहले से क्या उपस्थित है? तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र, ये तंत्रिका केंद्र क्या किया? ये जो सूचना आ रहा था ना, इसको कहा करे रे रे रे, सूचना लेके आया है, सुनो सुनो सुनो, सूचना लेके आया है, ऐसा करो तुम मस्तिष्क के पास चल जाओ, जल्दी से दिमाग के पास जाओ, सूचना लेकर के आया ना, जल्दी से दिमाग के पास जाओ। ये संवेदना लेकर के आ रहा था और तंत्रिका केंद्र क्या किया? इसको सही मार्गदर्शन किया और सही मार्गदर्शन करके इसको मस्तिष्क तक भेजा। समझ गए? अब तीसरा है प्यारे बच्चों प्रेरक मार्ग। समझ गए? तीसरा क्या है जी? प्रेरक मार्ग है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, प्रेरक मार्ग। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये सूचना लेकर के तो आ गया, समझ गए ना? ये सूचना लेकर के तो आ गया, और जब सूचना लेकर के आया तंत्रिका केंद्र, इसको कहां भेज दिया? मस्तिष्क के पास। अब मस्तिष्क में जब गया ना सूचना, तो मस्तिष्क क्या किया? उसको पूरा एनालिसिस करने लगा, पूरा एकदम उसको मंथन करने लगा, क्या सूचना लेकर के आया है। तो पता चला कि सुई चुभ गया है। समझ गए ना? सुई चुभ गया है, दर्द दे रहा है। समझ गए? तो ये सुई चुभ गया है। अब ये यहां से मंथन करने के बाद ये दिमाग क्या करेगा? ये दिमाग क्या करेगा कि यहां से एक रास्ता के द्वारा क्या करेगा? यहां तक सूचना भिजवाएगा। समझ गए ना? ये मस्तिष्क मंथन किया, क्या किया जी? मंथन किया, विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद ना यहां से एक अलग रास्ता के द्वारा क्या किया? इसको सूचना भिजवाया, और जिस रास्ते से सूचना भिजवाया ना, इस रास्ते को प्यारे बच्चों कहते हैं प्रेरक मार्ग। क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग कहते हैं। देखिए, इतना प्यार से और इतना बढ़िया से ये वाला कॉन्सेप्ट ना कोई नहीं समझाएगा आपको, सचमुच बता रहे हैं। समझ गए ना? ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपको कोई नहीं समझाने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रेरक मार्ग के माध्यम से क्या क्या? प्रेरक, नाम ही है प्रेरक। प्रेरक कहने का मतलब कि दिमाग के द्वारा ये प्रेरित है, दिमाग के द्वारा इसको प्रेरणा मिल गया है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए प्रेरक मार्ग के द्वारा कहां पहुंचा? एकदम वहां पर पहुंचने वाला है। समझ गए? प्रेरक मार्ग के द्वारा पहुंच गया। अब प्रेरक मार्ग क्या है जी? तो प्रेरक न्यूरॉनों के द्वारा बनाए गए मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। यहां से ये क्या किया है कि प्रेरक न्यूरॉन भेजा है। समझ गए ना? मस्तिष्क क्या किया है? प्रेरक न्यूरॉन भेजा है, प्रेरक न्यूरॉन, जिसको कि सिखा करके भेज रहा है दिमाग कि देखो अगर सुई चुभ गया है ना, तो वहां पर जाकर के जल्दी से कुछ उपाय करो, खून को रोको या फिर कुछ करो। समझ गए? तो प्रेरक न्यूरॉन को भेजा है, और यही प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग से होते हुए कहां जाएगा? जहां पर घटना हुआ है, जहां पर हलचल हुआ है। समझ गए? जहां पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन मिला था, वहां पर जाएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, प्रेरक न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये जो प्रेरक न्यूरॉन जा रहा है ना, ये जो प्रेरक न्यूरॉन जा रहा है, इसका काम क्या होता है कि दिमाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, दिमाग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है ना, इसको मस्तिष्क के द्वारा जो इसको दिशा निर्देश दिया गया कि देखो भाई वहां पर क्या हुआ है, तो जो दिशा निर्देश दिया गया ना, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही इसका काम होता है। समझ गए? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना ही क्या होता है? इसका काम होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रेरक न्यूरॉन है, ये क्या करेगा? प्रेरणा लेकर के प्रेरक मार्ग से होते हुए वहां तक जाएगा। अब उसके बाद है प्यारे बच्चों अभिवाही अंग। समझ गए? अब यहां पर ना एक अंग होता है, जहां पर ये अंग, जहां से मान लिया जाए कि ये आया, यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है? अभिवाही एक अंग होता है। क्या होता है? अभिवाही, अभिवाही अंग होता है। समझ गए ना? ये अभिवाही अंग क्या करता है? पहले से इंतजार करते रहता है, अरे कोई ना कोई सूचना लेकर के आएगा, कोई मार्गदर्शन लेकर के आएगा। ये अभिवाही अंग क्या करता है? इंतजार कर रहा था कि मस्तिष्क के द्वारा कब सूचना आता है, और जैसे ही मस्तिष्क के द्वारा सूचना आया, ये अभिवाही अंग क्या किया? उसको तुरंत ग्रहण कर लिया। लो रे भाई, सूचना का जरूरत हमको था। समझ गए ना? तुरंत क्या किया? उस सूचना को ग्रहण कर लिया। समझ गए? अभिवाही अंग क्या किया? उस सूचना को तुरंत ग्रहण कर लिया कि लाओ जल्दी लाओ, सूचना क्या आया है। समझ गए ना? तो ये जो सूचना प्राप्त करने वाला अंग है, जो सूचना ग्रहण करने वाला अंग है ना, उसको प्यारे बच्चों कहा जाता है अभिवाही अंग। बताइए सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? एक बार जोर से बच्चों बोलिए, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? हाँ, जल्दी से बोलिए, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मछली बन गया है। अच्छा, मछली बन गया है क्या? अरे मछली बन गया क्या? अरे भाई, अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था और मछली बन गया।
चलिए जल्दी से बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां से ग्राही अंग के द्वारा सूचना लिया जाएगा। ये ग्राही अंग क्या करेगा, संवेदना मार्ग से होकर के सूचना लेकर के जाएगा मस्तिष्क के पास, लेकिन बीच रास्ते में ही तंत्रिका केंद्र इसको रोकेगा और कहेगा कि देखो तुमको सही तरीके से मस्तिष्क के पास जाना है। मस्तिष्क के पास गया, मस्तिष्क उस पर विश्लेषण किया, मस्तिष्क कहा कि रुको रुको जरा सोच विचार करते हैं क्या क्या करना है। सोच विचार करने के बाद ये क्या किया, एक प्रेरक न्यूरॉन बनाया। मस्तिष्क सोच विचार करने के बाद ना अपना एक अलग से ऑफिसर डिप्यूट कर दिया, ये ऑफिसर हमारा सूचना लेकर के जाएगा। समझ गए, ये क्या किया जी, अपना एक अलग ऑफिसर डिप्यूट कर दिया। ये ऑफिसर इस रास्ते से होते हुए निकला, किस रास्ते से, प्रेरक मार्ग से होते हुए, और प्रेरक मार्ग से होते हुए वहां पर पहुंचा जहां से संवेदना आया था। और वहां पर पहुंचा तो पहले से वहां पर एक अंग होता है जिसका नाम है अभिवाही अंग। वो इंतजार करते रहता है कि लाओ भाई जल्दी से हमें सूचना दे दो। और ये सूचना जैसे ही वहां गया, ये उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया, और जो दिमाग के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था ना उसको फॉलो किया। समझ गए, जो दिमाग के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था उसको क्या किया, फॉलो किया। समझ गए, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इसको ना एक अलग तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि ये हमारा पटना है। समझ गए, ये हमारा क्या है जी, पटना है। ये हमारा क्या है, पटना है। अब पटना में मान लिया जाए कि एक नेता का हत्या हो गया है। सोचिए, एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये मान लिया जाए कि ये वाला एरिया क्या है, पटना है, और यहां पटना में एक नेता का हत्या हो गया है। अब नेता का जब हत्या हुआ तो यहां से एक आदमी निकला कि चलते हैं भाई मोदी जी को इसका सूचना दे देते हैं। और मोदी जी यहां पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, मोदी जी यहां पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो यहां से एक आदमी निकला, एकदम पटना से दिल्ली वाला हाईवा पकड़ लिया, एकदम समझ गए ना, एकदम हाईवे पकड़ लिया। और जो हाईवे पकड़ लिया ना उसका नाम है संवेदना मार्ग। ऐसे समझिए, समझ गए। यहां से एक आदमी निकला और एकदम इस रास्ते से होकर के कहां पर पहुंच गया, मोदी जी के पास पहुंचने वाला था। तब तक इसको बीच में अमित शाह जी रोक लिए, कहे कि देखो मोदी जी के पास जा रहा है, जरा ढंग से बात करना और अच्छे तरीके से बताना कि पटना में क्या हुआ है। समझ गए ना, ये मतलब कि तंत्रिका केंद्र क्या किया, मोदी जी के पहले अमित शाह जी क्या कर दिए, उसको दिशा निर्देश दे दिए। समझ गए ना, जो आदमी पटना से आया था संवेदना लेकर के, इंफॉर्मेशन लेकर के, उसको इधर से अमित शाह जी क्या किए, दिशा निर्देश दिए। अब अमित शाह के बाद वो आदमी सीधे पहुंचा मोदी जी के पास मस्तिष्क में। अब वो मोदी जी क्या किए, एक अपना अलग से आदमी भेज दिए, कहे कि देखो भाई हमारा एक आदमी जाएगा पटना में देखने के लिए कि क्या हुआ है। अब एक अलग से अपना आदमी डिप्यूट कर दिए, उस आदमी का नाम था प्रेरक न्यूरॉन। समझ गए ना, उस आदमी का नाम था प्रेरक न्यूरॉन। अब वो आदमी किस रास्ते से होकर के जाएगा, कहेगा कि देखो जो तुम रास्ते से आया है ना उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, कोई खतरा हो सकता है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, हम प्रेरक मार्ग से जाएंगे। तो वो क्या किया जी, प्रेरणा लेकर के प्रेरक मार्ग से गया। अब यहां पर जैसे ही आया तो पहले से यहां पर कौन खड़ा थे, सम्राट चौधरी खड़ा थे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि मोदी जी क्या इंफॉर्मेशन देकर के भेजे हैं। समझ गए ना, अब यहां से मोदी जी के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आया था उसको यहां पर अभिवाही अंग मतलब कोई बीजेपी का नेता उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करके क्या किए, यहां पर जो मोदी जी के द्वारा आदेश दिया गया था, यानी कि जो मस्तिष्क के द्वारा आदेश दिया गया था उसका यहां पर क्या हो गया, पालन हो गया। समझ गए ना। अब फोन वाला जमाना मत कहिए कि सर फोन भी कर सकते थे, यहां पर आपको समझाने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, फोन करने के लिए नहीं। बोलिए समझ में आया, हाँ या ना। इस तरीके से क्या कोई समझा सकता है ये चीज, बताइए समझ में आया। तो प्यारे बच्चों अब आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्या क्या समझ गए होंगे कि ग्राही या रिसेप्टर क्या है, संवेदना मार्ग क्या है, तंत्रिका केंद्र क्या है, प्रेरक मार्ग क्या है, उसके बाद अभिवाही अंग क्या है। बताइए ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, हाँ चाहे ना बोलिए। सब कुछ समझ में आया, हाँ चाहे ना बोलिए जल्दी से। सब कुछ समझ में आया, हाँ चाहे ना प्यारे बच्चों, अरे बोलिए ना भाई, कम से कम आपको लोग बोलिए तो सही, आप लोग का काम सिर्फ बोलना है। ये क्या हुआ, ये जिस तरीका से समझाया ना, ये हुआ प्यारे बच्चों अपना स्मार्ट वर्क। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। एक ऐसे तरीका से याद करवा दिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब अगर आपसे कोई पूछ देगा प्यारे बच्चों कि बताइए संवेदना हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचता है और मस्तिष्क के द्वारा संवेदित अंग तक वो कैसे जाता है, तो अब आप बता देंगे कि नहीं बताएंगे, बताइए। ये संवेदना का पूरा प्यारे बच्चों क्या है, घटना चक्र है। किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाता है, किस तरीके से दिमाग अपना जो विश्लेषित डिसीजन है वो हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। बताइए हाँ चाहे ना, समझ में आया। यस सर, समझ गए सर, वाह बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि कौन कौन से हैं। हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम आता है मास्टर ग्रंथि का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, पिट्यूटरी ग्रंथि का एक दूसरा नाम बताइए, कल हम आपको बताए थे। पिट्यूटरी ग्रंथि का एक दूसरा नाम बताइए, कल हम आपको बताए थे, जल्दी से बता दीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि का एक दूसरा नाम बता दीजिए, कल हम आपको बताए थे, जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी से। क्या है इसका नाम? होता है पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, अधिकांश जगह पर ना आपको पीयूष ग्रंथि ही देखने के लिए मिलेगा, समझ गए? आधा प होता है पीयूष ग्रंथि, समझ गए? पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, जो कि हमारे दिमाग में पाया जाता है, और यहीं से क्या होता है, सब कुछ का निर्धारण होता है, समझ गए ना? यहीं से सब कुछ का निर्धारण होता है, ध्यान रखिएगा। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लीलाट के बीचों बीच में पाया जाता है, लीलाट के एकदम प्यारे बच्चों बीचों बीच में, या तो यहां पर या तो साइड में इधर भी पाया जा सकता है, समझ गए ना? लेकिन ज्यादा चांस है कि यहां से यहां के बीच में ये पाया जाता है, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ये प्यारे बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये चेहरे के ऊपर लीलाट के बीचों बीच में पाया जाता है। अच्छा, इसके 2-3 भाग होते हैं जी, इसके 2 या 3 भाग होते हैं। कहेंगे सर 2 की 3, कंफर्म बताइए ना? प्यारे बच्चों देखिए, 3 भाग होते हैं, अग्रपिंडक, मध्यपिंडक और पश्चपिंडक। लेकिन आपके किताब में 2 ही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग 2 याद करेंगे, ठीक है? 2 याद करेंगे, जिसका नाम है अग्रपिंडक और दूसरे का नाम है पश्चपिंडक। ध्यान रखिएगा, अग्रपिंडक यानी कि अगला, पश्चपिंडक यानी कि पिछला। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का लंबा और बौना होना इसी पर निर्भर करता है, अग्रपिंडक पर। कोई व्यक्ति नाटा रह गया या फिर खूब लंबा हो गया, यह किस पर निर्भर करेगा? अग्रपिंडक पर निर्भर करता है, समझ गए? यह किस पर निर्भर करता है? अग्रपिंडक पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति लंबा या बौना रह जाता है ना, तो वो अग्रपिंडक के कारण ही। और हमारे शरीर में जल संतुलन को नियंत्रित करने का काम करता है पश्चपिंडक। ये 2 भाग होता है प्यारे बच्चों, किसका? मास्टर ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का, समझ गए ना? ये इतना छोटा सा भाग होता है, जितना छोटा सा भाग होता है, समझ गए? एकदम इतना छोटा सा, एकदम मतलब ये समझ लीजिए ना कि एक डॉट के बराबर, एक मटर के दाने के बराबर क्या होता है, इसका भाग होता है, समझ गए? इस तरीके से देखिए आप, देखिए ये प्यारे बच्चों, देखिए हम आपको लेंस लगा करके दिखा रहे हैं, इतना बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में इतना बड़ा होता नहीं है। ये हमारा ना लेंस है, अगर इसको हम कहीं पर भी रखेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए सब कुछ ना ये बड़ा करके दिखा देता है। जैसे देखिए यहां पर हम लिखते हैं आपका नाम छोटू, आपका नाम हम लिख देते हैं, क्या नाम है? राहुल, ठीक है? एकदम छोटा सा लिखते हैं राहुल, लेकिन इसको बड़ा करके दिखाता है। जैसे देखिए ये है, कितना छोटा लग रहा है ना, लेंस को लेकर के जाएंगे, देखिए कितना बड़ा है कर दिया, समझ गए? तो ये क्या करता है? बड़ा करने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि मटर के दाने जितना बड़ा होता है, कौन सा? पीयूष ग्रंथि। एकदम मटर के छोटे से दाने के बराबर होता है पीयूष ग्रंथि। अब ध्यान रखिएगा, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक आपको समझ में आया? हाँ या ना बोलिए। पीयूष ग्रंथि का फोटो दिखाने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पीयूष ग्रंथि का फोटो दिखा दीजिए। देख लेते हैं, अगर सर्च करके अगर आ जाए तो ठीक है। पीयूष ग्रंथि का फोटो दिखाने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं, देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए ना, थोड़ा सा आपको कहीं पता चल सकता है, यहाँ पर ना थोड़ा सा देखिए पता चल सकता है। पूरे अच्छे तरीके से तो नहीं बताया गया है, यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से तो कहीं पर नहीं है। आप ऐसा करिए ना, इसमें देख लीजिए, ये है प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि, समझ गए ना? ये है, देख लीजिए। अब हम आपको क्या बोले, दिखाई पड़ रहा है? हम आपको क्या बोले कि मस्तिष्क के बीचों बीच में पाया जाता है। देखिए यहां पर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है, समझ गए? तो यहां पर होता है, एकदम कितना छोटा सा है, समझ रहे? इतना छोटा सा, और लेकिन ये है क्या? मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। मतलब ये बड़े बड़े काम करता है, समझ गए ना? आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि सतसैया के दोहरे अरुणावत के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये देखने में छोटा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, समझ गए? देखने में छोटा है लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वहां पर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये समझ गए। दूसरा होता है प्यारे बच्चों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां पाया जाता है पता है? यहां पर देख लीजिए, मतलब जो कंठ में ये निकला हुआ भाग आप लोग देख रहे हैं ना, इसके दोनों तरफ यहां पर, मतलब ट्रैकिया के बगल में, समझ गए? ट्रैकिया के बगल में यहां पर पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, समझ गए? हाँ, समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो यह ग्रंथि ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे पाया जाता है। ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिक्स, मतलब जिसको स्वर ग्रंथि बोलते हैं ना, स्वर जहां से आवाज निकलता है ना, ध्यान रखिएगा वहीं पर से, समझ गए? इसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो आपका जवाब होगा कि सर थायराइड ग्रंथि से, समझ गए? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो जवाब होगा
थायराइड ग्रंथि से। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्यारे बच्चों थायराइड ग्रंथि से क्या होता है? थायरोक्सिन नामक क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो यहां पर, तो उसके लिए ना आपको आयोडीन लेना होगा प्रचुर मात्रा में। आयोडीन लेना होगा प्रचुर मात्रा में। अच्छा, आप हमें यह बता दीजिए, एकदम सिंपल सा प्रश्न है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है जिससे कि आप डेली आयोडीन लेते हैं? बताइए फटाफट से, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? जल्दी से बताइए, आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? आप जल्दी से हमें बता दीजिए फटाफट से। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? आप हमें जल्दी से बता दीजिए। नमक, बिल्कुल प्यारे बच्चों, नमक। समझ गए ना? नमक जो है ना वो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। अगर आप नमक लेते हैं अच्छे से, उसमें अगर आयोडीन रहता है तो आपको घेघा रोग कभी नहीं हो सकता है। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा। तो ये थायराइड ग्रंथि समझ गए। थायराइड ग्रंथि, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है। सिर्फ यही वाला क्वेश्चन पूछता है और बार बार पूछता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है? जवाब होगा कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। अब उसके बाद आता है पैराथायराइड, पाराथायराइड। समझ गए ना? ये थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे रहता है। जहां पर थायराइड ग्रंथि है ना, आपको शायद हम फोटो दिखा देते हैं थायराइड ग्रंथि का। चलिए, फोटो देख करके आप लोग ज्यादा समझते हैं ना। थायराइड ग्रंथि, देखिए इमेज दिखाने का काम करते हैं। हाँ, एकदम देखो भाई, आ गया एकदम, देख लो एकदम सेम टू सेम आ गया। अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आपको ना एकदम अच्छे तरीके से समझ में यहां पर आ जाएगा। यहां पर आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओहो, ये वाला देखिए, देख रहे हैं? ये हमारा गर्दन है और ये देख रहे हैं दोनों तरफ थायराइड है। अभी हम आपको क्या बताएं, देखिए एकदम सेम टू सेम। यह ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिक्स के नीचे पाया जाता है। देखिए, ये ट्रैकिया के दोनों ओर है और यहां पर प्यारे बच्चों लैरिक्स होता है। यहां पर क्या होता है जी? लैरिक्स होता है। और लैरिक्स के ठीक नीचे है कि नहीं है? बताइए। ये ट्रैकिया और लैरिक्स के ठीक नीचे, ट्रैकिया के दोनों ओर देखिए, दायां साइड भी है और बायां साइड भी है, और लैरिक्स के ठीक नीचे है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या है बताइए? ये हमारा क्या है? ये हमारा है थायराइड ग्रंथि। समझ गए? और घेघा रोग यहीं पर होता है। समझ गए ना? ये प्यारे बच्चों, जो हम घेघा रोग के बारे में बताते हैं ना, तो घेघा रोग कहां पर होता है? यहीं पर होता है घेघा रोग। समझ गए? हाँ, और यहीं से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। समझ गए? यहीं से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। जवाब ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्या बताए? पैराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड। क्या बताए? पाराथायराइड ग्रंथि। देखते हैं पाराथायराइड ग्रंथि का चित्र है कि नहीं है। देखते हैं हम पाराथायराइड ग्रंथि का चित्र है कि नहीं है। पाराथायराइड है, हाँ, पाराथायराइड ग्रंथि। हाँ, देखिए यहां पर, इसमें ना आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पैराथायराइड, सॉरी हम पाराथायराइड बोल रहे थे, पैराथायराइड होता है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर 4 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। एक डॉट प्यारे बच्चों यहां पर है। समझ गए? एक डॉट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, एक डॉट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, और एक डॉट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो 4 ग्रंथि है ना, ये प्यारे बच्चों क्या है? पैराथायराइड है। समझ गए? ये क्या है? पैराथायराइड है। इसको आप लोग ना सुधार लीजिएगा। समझ गए? इसको ना आप लोग क्या कर लीजिएगा? सुधार लीजिएगा। ये पैराथायराइड होता है, पाराथायराइड नहीं। इसको काट दीजिएगा। समझ गए ना? ये पैराथायराइड होता है। समझ गए ना? ये कहां होता है? थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है, पीछे साइड में, जैसा कि हम आपको दिखाए। और उसके बाद है प्यारे बच्चों एड्रिनल ग्रंथि। क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। चित्र के माध्यम से अगर आप समझेंगे ना तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद क्या है जी? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है? यह किडनी ब्रीक के ठीक ऊपरी भाग पर होता है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या दिखाते हैं? एड्रिनल, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। चलिए, एड्रिनल ग्रंथि दिखाते हैं कहां पर होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। किस पिक्चर में एकदम बढ़िया से दिखाया गया है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। समझ गए? हाँ, आ जाओ भाई जल्दी से, कोई बढ़िया सा एक पिक्चर आ जाओ। और आ गया। देखिए, ये प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे,
ये एकदम ध्यान से देख लो मेरे भाई, ये देख लीजिए, आप देख रहे हैं ना कि ये हमारा किडनी है दोनों, ये क्या है जी, हमारा किडनी है। अब किडनी के ठीक पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, यही प्यारे बच्चों क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। समझ गए, यही वाला हिस्सा क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। यानी कि ये किडनी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, किडनी, ये हमारा हो गया किडनी, और ये भी हमारा किडनी, दो किडनी होता है ना जिसको ब्रिक कहते हैं, तो ये किडनी हो गया। और किडनी के ठीक पीछे में होता है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल। और ये एड्रिनल ग्रंथि कितना होता है, दो, एक होता है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, यानी कि दोनों किडनी के पीछे में ना एड्रिनल ग्रंथि होता है। जब आप याद रहेगा, दोनों किडनी के ठीक पीछे साइड में क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि होता है। देख रहे हैं ना, किडनी के ठीक पीछे में क्या है प्यारे बच्चों, एड्रिनल ग्रंथि, जो कि आपको यहां पर चित्र में दिख रहा होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, यह किडनी के ठीक ऊपरी भाग पर होता है, समझ गए ना। और ये जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहरी भाग होता है, और एक होता है एड्रिनल मेडुला जो अंदर वाला भाग होता है। समझ गए। अच्छा, कॉर्टेक्स का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि ये वाला जो है कॉर्टेक्स, इसका प्रमुख कार्य क्या है, भोजन के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और लिंग हार्मोन का निर्माण करना। यही ग्रंथि जो है ना, वो लिंग हार्मोन का निर्माण करता है। जैसे अभी आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, ये वाला, ये लिंग हार्मोन के कारण ऐसा हो, जानते हैं, हार्मोन के एयर फेर के कारण ऐसा हो जाता है कि किसी मतलब कि कह सकते हैं कि हार्मोन के अनबैलेंस के कारण ना ये हो जाता है कि किसी किसी महिलाओं को मूंछ दाढ़ी आ जाता है। समझ गए, ये कैसे होता है, हार्मोन के अनबैलेंस होने के कारण। समझ में आएगा, हाँ, किसके कारण, हार्मोन के अनबैलेंस होने के कारण ऐसा होता है। याद रहेगा ना, ध्यान रखिएगा। तो अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि लिंग हार्मोन का निर्माण कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि में होता है। किसमें, एड्रिनल ग्रंथि में। याद रहेगा ना। तो अभी तक हम आपको क्या क्या समझा दिए, थायराइड ग्रंथि समझा दिए, पीयूष ग्रंथि समझा दिए, पैराथायराइड समझा दिए, एड्रिनल ग्रंथि समझा दिए, ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आता है मेडुला। अब देखिए यहां पर क्या बताए थे, एक बताए थे कॉर्टेक्स और एक बताए थे मेडुला। तो मेडुला का कार्य क्या होता है, मेडुला का कार्य होता है कि एक दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। समझ गए ना, ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। दोनों का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है ना, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है, यह व्यक्ति को तनाव में, परेशानी में, डर में, गुस्से में, उत्तेजना में रहता है। जैसे मान लिया जाए कि हम डरा रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा हम परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा हम तनाव में हैं, प्रेशर में हैं, तो वैसे जगह पर ना कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। समझ गए। जब हम गुस्से में हैं, डर में हैं, भयभीत में हैं, तनाव में हैं, एकदम प्रेशर में है, किसी चीज का बहुत ज्यादा टेंशन है, तो वैसी स्थिति में ना ये एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। और जानते हैं ये वाला एपिनेफ्रिन हार्मोन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कभी कभी व्यक्ति का जान तक ले लेता है। कहिए कैसे सर, तो जान ऐसे ले लेता है ना कि ये इतना ज्यादा तनाव में व्यक्ति को कर देता है ना कि व्यक्ति अपना जान गवा बैठता है। कभी फांसी लगा लिया, अपने आप को गोली मार लिया, अपने आप को छत से कूदा लिया, तो इस प्रकार का घटना चक्र हो जाता है। तो ये वाला जो हार्मोन है ना एपिनेफ्रिन, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हार्मोन है व्यक्ति के लिए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। समझ गए। दूसरा होता है नॉर एपिनेफ्रिन। समझ गए। ये क्या करता है कि हमारे शरीर का जो हृदय गति है ना, जो दिल धड़कता है ना, उसको प्यारे बच्चों बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर नामक बीमारी भी हो जाती है। चलिए हम आपको दिल जो धड़कता है ना, उसका 3D एनिमेशन दिखाते हैं। समझ गए, किस तरीके से धड़कता है ये, इसके कारण क्या होता है, हट, देखिएगा जरा ध्यान से, एकदम सब कुछ चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। 3D हार्ट चल, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर ना जरा आप ध्यान से देखिएगा। ये प्यारे बच्चों क्या है, हमारा हार्ट है। समझ गए ना, ये क्या है, हमारा दिमाग है। भाई ये क्या आ गया है? देखिए ये प्यारे बच्चों क्या है, ये प्यारे बच्चों हमारा हार्ट है। समझ गए ना, ये हार्ट है, यानी कहने का मतलब क्या है जी, ये देखिए हमारा दिल है। समझ गए ना,
ये हमारा दिल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये क्या होता है ना, इस प्रकार से होता है, देखिए ना, ये काम नहीं कर रहा है, 3D मॉडल है ना, ये काम इसको करना चाहिए, समझ गए। ये काम करता ना तो आपको अच्छा लगता देखने में, इस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से धड़कता है ना, ये आपको अच्छा लगता देखने में, से समझ में आ जाए आप लोगों को। ये देख रहे हैं, इस तरीके से नली निकला हुआ रहता है, समझ गए ना, इस तरीके से नली सब निकला हुआ रहता है, समझ गए। तो ये जो हट है ना, इसके रफ्तार को तेज कौन करता है, इस हट के रफ्तार को तेज कौन करता है, तो इस हट के रफ्तार को तेज करता है कौन, क्या बता रहे थे, एपिनोफ्रिन ना, नहीं नहीं, नॉर एपिनोफ्रिन, क्या, नॉर एपिनोफ्रिन, समझ गए। ये क्या करता है कि इसका जो प्रेशर है ना उसको बढ़ा देता है, इसका जो प्रेशर है ना उसको क्या करता है, ये बढ़ाने का कार्य करता है, समझ गए। ये क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना। कहेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। देख रहे हैं कितना खतरनाक है ये एकदम हर्ट मॉडल, वाह। ये वाला देखिए एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना कि कैसा होता है हमारा हार्ट, देखिए इस तरीके से हमारा हार्ट होता है, समझ गए। देख रहे हैं, इस तरीके का क्या होता है जी, हमारा हार्ट होता है, और ये क्या करते रहता है, इस तरीके से ये करते रहता है। देखिए, हाँ अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको एकदम ना समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। देखिए थोड़ा सा हम ना इसको जूम करते हैं, किस तरीके से हमारा हृदय धड़कता है ना, आप लोग इसका चित्र देखिए जरा ध्यान से। समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, हाँ या ना बोलिए तो जल्दी से। दिखाई पड़ रहा है, हाँ या ना बोलिए। दिखाई पड़ रहा है ना, किस तरीके से देख रहे हैं ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अरे हाँ या ना बोलिए, दिखाई पड़ रहा है। आप कहेंगे हाँ सर देख लेते हैं, भाई खुद मोबाइल में हम देखते हैं, ये तो पहली बार हम भी देख रहे हैं, समझ गए ना, ये तो पहली बार भाई हम भी देख रहे हैं। देख रहे हैं ना, अगर गौर से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा हट काम करता है, समझ गए ना। ये हमारा हट किस तरीके से काम करता है, देख रहे हैं ना, कितना प्यार से प्यारे बच्चों इस तरीके से हो रहा है, देख रहे हैं। ये इसी तरीके से ना दिन भर हमारे शरीर में ना हट काम करते रहता है, और ये फैलते रहता है, और क्या होते रहता है, सिकुड़ते रहता है, समझ गए। ये देखिए किस तरीके से काम करता है, लगता है कि भाई देखते रहें एकदम। और यही होता है प्यारे बच्चों दिल, जिसको आप कहते हैं ना दिल, यही होता है, और यह कुछ इसी तरीके से काम करता है, समझ गए। कितना प्यार से देख रहे हैं ना, एकदम ऐसे ऐसे हो रहा है, और यही जब फूलता है ना तो हमारा हृदय धड़कता है, पचकता है, इसी के कारण हमारा हृदय धड़कता है। समझ में आया, हाँ या ना बोलिए। समझ में आया, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। आप कहेंगे कि हाँ सर समझ में आया। इसको ना हम सेव करके रखते हैं, ताकि अगर बाद में आपको हम दिखाएं तो उस समय आपको देखने में सुविधा हो, समझ गए। चलिए, ये चीज आप लोग समझ गए ना, इसमें तो कहीं कोई अब दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए। हाँ, और इसका रफ्तार किसके कारण बढ़ जाता है, इसका रफ्तार प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका रफ्तार किसके कारण बढ़ जाता है, तो इसका रफ्तार बढ़ जाता है, जवाब ध्यान रखिएगा, नॉर एपिनोफ्रिन के कारण, ठीक है ना। इसके कारण ही कभी कभी क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, समझ में आया। चलिए, अगर यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाने का कार्य करता है। अगर यह बहुत ज्यादा बनता है ना तो यह रक्त में शर्करा की मात्रा को भी क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। बताइए। यस सर, समझ में आ गया ना। चलिए, तो एक बच्चे पूछ रहे हैं क्या कि सर मैं आपका न्यू सब्सक्राइबर हूं, और मैं किसी और के मोबाइल से कोर्स परचेज कर सकती हूं और अपना मोबाइल में देख सकती हूं। बिल्कुल देख सकते हैं, किसी और के मोबाइल से परचेज कर लीजिए, लेकिन लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखिएगा। उनके मोबाइल में लॉग आउट करिएगा, फिर अपने मोबाइल में लॉगिन कर लीजिएगा, या फिर अपने में लॉगिन करिएगा ना तो उनमें अपने आप क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो बताइए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। तो ये जो पॉइंट हम आपको बताए प्यारे बच्चों, यहां से सब कुछ ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि आपातकालीन हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एड्रीनल हार्मोन को ही कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन, समझ गए ना। एड्रीनल हार्मोन को ही कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। और उसके बाद अधिवृक्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो एड्रीनल हार्मोन को ही अधिवृक्क के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा।
यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि जब एड्रिनल हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर में क्या अनुक्रिया करता है। यानी मान लिया जाए कि ये वाला हार्मोन एड्रिनल हार्मोन, जिसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, यह अगर खून में मिल गया तो क्या होगा। अगर ये वाला हार्मोन स्रावित हो गया, खून में मिल गया तो क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला हार्मोन को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन को, ठीक है ना, जिसका निर्माण शरीर में किस लिए होता है भाई, डर, भय, क्रोध, आवेश पैदा करने के लिए, समझ गए, जिसके कारण हृदय की धड़कन, श्वसन दर, रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है और मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तब ना देखते हैं गुस्सा में आदमी क्या करता है, एकदम तेजी के साथ सांस लेने लगता है, फोए फोए करने लगता है, समझ गया ना। जब कोई आदमी गुस्से में होगा तो देखते हैं ना क्या करता है, तुमको मार देंगे हम, इस प्रकार से करता है ना, तुमको मार देंगे, तुमको जिंदा जला देंगे, ये होता है ना। तो डर के कारण क्या होता है जी, हृदय का धड़कन तेज हो जाता है। एड्रिनल हार्मोन अगर खून में मिल जाता है ना तो आदमी गुस्से में हो जाता है, उसका दिल का धड़कन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, रुक मतलब रुधिर का प्रवाह तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर में हो जाता है, श्वसन दर, सांस एकदम तेजी के साथ लेना शुरू कर देता है, समझ गए, और मांसपेशी में ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होने लगती है। तो ये सब किसके कारण होता है, एड्रिनल हार्मोन के कारण ही होता है। किसके कारण, एड्रिनल हार्मोन के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं जनन ग्रंथि का। जनन ग्रंथि प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंडाशय, जिसको जो कि कहां, हाँ, ये जो अंडाशय है ना, ये लड़कियों में मुख्य रूप से पाया जाता है, समझ गए। ये अंडाशय जो है, ध्यान रखिएगा, अंडाशय, अंडाशय किस में पाया जाता है, महिलाओं में। अंडाशय किस में पाया जाता है, महिलाओं में, समझ गए, अंडाशय पाया जाता है महिलाओं में। और ये जो वृषण आप लोग देख रहे हैं ना, ये वृषण पाया जाता है पुरुषों में, वृषण पाया जाता है पुरुषों में, समझ में आया। ध्यान रखिएगा, अंडाशय का प्यारे बच्चों हम आपको अगर चित्र दिखाना चाहें तो दिखा देते हैं। ये फैलोपियन नलिका में अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय का चित्र, समझ गए। ये देखिए अंडाशय का चित्र ना हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये है ये क्या है, मादा जनन अंग है, समझ गए। ये क्या है, मादा जनन अंग है, ध्यान से जरा देखिएगा। ये क्या है जी, मादा जनन अंग है। और इसमें ना हम आपको समझाते हैं, ये मादा जनन अंग है। ये पर यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या है, फैलोपियन नलिका है, समझ गए। इसको वेजाइना कहा जाता है। इसके बारे में ना हम आपको और विस्तार से जब चौथा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे ना, जब चौथा नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे जनन चैप्टर, तो वहां पर हम आपको और विस्तार से पढ़ाएंगे। और यहां पर जो उजले कलर का आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर किस रंग से दिखाएं, यहां पर जो आप उजले कलर से देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये अंडाशय होता है। और इधर जो प्यारे बच्चों आप ये वाला देख रहे हैं ना, ये अंडाशय होता है, समझ गए। दोनों तरफ क्या होता है, अंडाशय, ये अंडाशय और ये अंडाशय होता है। समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आया। तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये होता है अंडाशय। और उसके बाद वृषण, प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे कि वृषण क्या होता है। हाँ, ये प्यारे बच्चों क्या होता है जी, वृषण, समझ गए ना। ये क्या होता है, वृषण होता है। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा ये क्या होता है, वृषण होता है, समझ गए। ये क्या होता है, वृषण होता है, समझ गए ना। वृषण में क्या होता है, दो अंडकोश पाए जाते हैं। ये क्या होता है, वृषण होता है, जिसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही शालीनता के साथ चौथा नंबर चैप्टर में, समझ गए। तो ये भी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भी हार्मोन का ही एक पार्ट है जो कि जनन ग्रंथि में आता है, अंडाशय और वृषण, समझ गए। इसमें इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये जो यहाँ पर अंडाशय और वृषण है, इसमें जो जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है, जनन ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है ना, इसका कार्य क्या होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, व्यक्ति का शरीर का बनावट बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे शरीर विकास करता है, उम्र बढ़ता है, तो इस जनन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के कारण क्या होता है, शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। बताइए समझ में आया, शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसके बारे में भी हम आपको चौथे नंबर क्लास में और भी ज्यादा विस्तार से समझाएंगे। लेकिन यहां पर आपको यह समझना होगा कि जब उम्र बढ़ता है तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है, समझ गए ना। जैसे एक लड़का के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका आवाज भारी होते चला जाता है, समझ गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसका आवाज भारी हो जाता है, समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये सब क्या होता है, शरीर में कुछ बड़े बदलाव होते हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, और लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में भी जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है ना, उसका आवाज पतला होते चला जाता है, आवाज उल्टा, समझ गए। तो ये सब ना हम आपको चौथे नंबर चैप्टर में पूरे विस्तार के साथ बताएंगे कि किस तरीके से ये जो जनन ग्रंथि से निकले हुए जो जनन हार्मोन है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, वो कार्य करता है, समझ गए। उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, समझ गए ना। आगे आगे बढ़ते हैं। यहां से प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अब चैप्टर खत्म होने के कगार पर ही है, समझ गए ना। अब चैप्टर जो है ना, ये सबसे लास्ट दो क्वेश्चन है जहां से कि प्रश्न पूछा जाता है। ये सबसे लास्ट दो क्वेश्चन है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ियों के शरीर में थकावट महसूस क्यों होता है। अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ियों के शरीर में थकावट क्यों महसूस होता है? समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे, अच्छा, अत्यधिक व्यायाम करने से खिलाड़ियों के शरीर में थकावट क्यों महसूस होता है, शायद हम आपको पहले भी बताए थे, समझ गए ना, कि यह क्रिया के दौरान शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिसके कारण ग्लूकोज का अणु टूट करके लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सा में संग्रह हो जाता है, जिसके कारण थकावट महसूस होता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं ना कि जब कोई व्यायाम करता है तो उसको दर्द क्यों होता है, व्यायाम करने से जोड़ों को दर्द क्यों होता है, ये सब बताए थे ना, हम आपको बता चुके हैं। पीयूष ग्रंथि के बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, समझ गए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, यह भी एक सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह शरीर के अंदर होने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैसे जल का संतुलन, ताप का संतुलन, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जिसकी संरचना मटर के दाना जैसा होता है, इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का वजन इतना तो छोटा होता है ना, 0.6 ग्राम का होता है, जो अग्र मस्तिष्क के पिछला हिस्सा हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रपिंडक, मध्यपिंडक और पश्चपिंडक। जबकि मध्यपिंडक के बारे में हम आपको नहीं बताए थे, सिर्फ अग्रपिंडक और पश्चपिंडक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया, समझ गए ना। यहां पर आपका ये चैप्टर क्या हो गया जी, समाप्त हो गया। बताइए कोई दिक्कत, यहां पर कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए। कोई दिक्कत तो अब नहीं होना चाहिए, हमें नहीं लगता है कि अब किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। बताइए फटाफट से, सारे बच्चे समझ गए ना? सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। यस सर, समझ गए, हाँ समझ गए ना। प्यारे बच्चों, ये भी जो है ना, पिंपल के बारे में जो आप बात कर रहे हैं ना, पिंपल भी क्यों क्यों होता है शरीर का, जब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो वो भी उम्र बढ़ने का एक लक्षण है, पिंपल जिसको बोलते हैं। या फिर एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि अगर बहुत तरह का क्रीम यूज करिएगा ना तो पिंपल निकल जाता है, इसके कारण, साइड इफेक्ट के कारण, समझ गए। हाँ, तो यहां पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय समाप्त हो गया। अच्छा, अब ना अगली क्लास में हम क्या करवाने वाले हैं, इस चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यानी कि कल प्यारे बच्चों आप लोग का क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, कल आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट होगा, याद रहेगा ना। कल आप लोगों का क्या हो जाएगा जी, टेस्ट हो जाएगा। कल आप लोगों का टेस्ट लेने वाले हैं बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर का, समझ गए। अच्छा, एक चीज और पूछ करके हम देख लेते हैं भाई आप लोगों से, एक चीज और पूछ करके हम देख लेते हैं, ये बता दीजिए, अब जब टेस्ट ले लेंगे उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, जनन चैप्टर पढ़ना है, जनन चैप्टर पढ़ना है, या फिर प्यारे बच्चों जनन चैप्टर पढ़ना है, या फिर इतिहास में भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना है, इतिहास में भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना है। चलिए एक और ऑप्शन दे देते हैं, एक और ऑप्शन दे देते हैं, विद्युत धारा चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। ये तीनों में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम देखना चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर आप सिलेक्ट करते हैं। बताइए, ज्यादा बच्चे ज्यादा संख्या किसकी है भाई, ज्यादा संख्या किसकी है? लगातार बायोलॉजी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बिल्कुल लगातार बायोलॉजी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो हम प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं कि अगली क्लास से ना ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। क्या, भारत में राष्ट्रवाद, बताइए कैसा रहेगा, भारत में राष्ट्रवाद कैसा रहेगा? हमें तो लगता है कि जबरदस्त रहेगा, समझ गए ना। तो पहले कल टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का इस चैप्टर का, समझ गए।
इस चैप्टर का पहले हम टेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा ना? जबरदस्त रहेगा मेरे भाई, जबरदस्त रहेगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। ठीक है, और भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे? विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ाएंगे। समझ गए ना? हाँ, और बाकी प्यारे बच्चों 2 क्लास और होने वाला है। केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर खत्म होने वाला है एप्लीकेशन पर। समझ गए? केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर एप्लीकेशन पे खत्म होने वाला है। जब केमिस्ट्री का तीसरा नंबर चैप्टर खत्म होगा ना, तो हम एप्लीकेशन पर शुरू करेंगे संस्कृत। क्या शुरू करेंगे? संस्कृत। और संस्कृत में लगभग 5-6 चैप्टर लगातार पढ़ाएंगे, लगभग 5-6 चैप्टर लगातार पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एकदम अच्छे तरीके से आप लोग याद करके रखिएगा, लगभग 5-6 चैप्टर एकदम हम लगातार पढ़ाने वाले हैं जब केमिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भारत में राष्ट्रवाद के लिए आप लोग क्या हो जाइए? तैयार हो जाइए। समझ गए ना? परसों से, कल तो इसका टेस्ट ही होगा, क्वेश्चन बैंक का भी टेस्ट हम कल ही करवा देंगे। और प्यारे बच्चों, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद तैयार हो जाइए। भारत में राष्ट्रवाद एक शानदार चैप्टर है। समझ गए ना? हमें इतिहास में अगर कोई चैप्टर चुनने के लिए बोल दे ना, पूरे अगर हिस्ट्री में प्यारे बच्चों, पूरे अगर हिस्ट्री में कोई बोले कि सबसे आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, तो हम बोलेंगे भारत में राष्ट्रवाद। इससे ना हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में आजादी कैसे मिला था। हम लोग सबका आजादी का संग्राम जानते हैं। समझ गए ना? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप सब कुछ अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो फिर क्या किया जाए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बाद ना, ये हमारा जनन चैप्टर समाप्त हुआ ना। जनन चैप्टर के बाद कितना चैप्टर और बच गया है? लगभग 2-3 चैप्टर। बायोलॉजी का बुक कहाँ है? लगभग 2-3 चैप्टर और बच रहा है बस। हाँ जी, 2-3 चैप्टर। एक तो जनन चैप्टर बच रहा है, दूसरा अनुवांशिकी वाला बच रहा है। समझ गए? जनन के बाद अनुवांशिकी वाला बच रहा है, और यही तो 2-3 बच रहा है, और तो कोई नहीं ना है, और कोई नहीं, कहीं बुक रखा गया है। समझ गए? तो यही 2-3 चैप्टर बच रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है। कोई दिक्कत? समझ गया ना? ध्यान रखिएगा इस बात को। में क्या? तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। शायद 3 चैप्टर और बचा है। समझ गए ना? शायद 3 चैप्टर और बचा है। अरे बहुत जल्द रगड़ देंगे मेरे भाई, चिंता मत करिए। ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में अच्छे तरीके से, हम इसी अंदाज में। और कल टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।